हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इसके बारे में परिभाषा और उनके कार्य और लोक कल्याणकारी के आलोचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि लोक कल्याणकारी के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए अपने पीडीएफ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। और इसी को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का मूल्यांकन करें या फिर एक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसके बारे में सबसे पहले परिभाषा में लिखना है कि लोक कल्याणकारी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अधिक से अधिक कार्यों की संपादन भी करते हैं जिससे लोकहित संभव हो सके। ऐसे राज्य का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज दोनों ही को सुखी एवं समृद्ध बनाना है और राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील बनाना लोक कल्याणकारी राज्य का परम उद्देश्य होता है। इसमें किसी वर्ग विशेष के हित को ध्यान में रखकर जन समुदाय के व्यापक हित की ध्यान दिया जाता है और उनकी लोकहित में सेवा भाव भी होता है। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी की परिभाषा होते हैं। तो इसके परिभाषा के बारे में बहुत से विचारकों ने अपना अपना विचार दिए हैं अपने परिभाषा के अनुसार। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से विचारक हैं जो कि लोक कल्याणकारी के बारे में क्या बोलते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए अब्राहम यानी कि डॉक्टर हार्क अब्राहम ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जहां प्रत्येक नागरिक के लिए आय का अधिक समान वितरण तथा उसके कार्य और उसकी संपत्ति के बाजार भाव पर ध्यान न देकर उसके लिए एक न्यूनतम जीवन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य शक्ति के प्रयोग जानबूझकर अधिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के सामान्य संतुलन में संशोधन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला आता है केंट। तो केंट अपने शब्दों में कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। यानी कि केंट के बारे में केंट यहाँ पर बोलते हैं कि लोगों की अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके बाद गार्नर कहते हैं कि राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्तर का विकास कारण है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोल यानी कि GDH गोल। तो इसके अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास तथा अवसर प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होते हैं। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लोक कल्याणकारी के बारे में विचार करते हैं और कहते हैं कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना अमीरों तथा गरीबों
के बीच अंतर मिटाना तथा रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इसके बाद 1954 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए छागला यानी कि MC छागला ने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा मनुष्य पतित जीवन व्यवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकें जो उत्थानकारी तथा उद्देश्यपूर्ण है। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को सफल बनाना है। इसके बाद आर्थर सरेंजर के अनुसार यहाँ पर लोक कल्याणकारी के बारे में बोला गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य यह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं आवास के कुछ स्तर को स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के यह कर्तव्य हो गया है कि वह अपने नागरिकों के मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास में सहयोग प्रदान करें और समाज से शोषण का अंत करें और कलात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दें तथा ऐसा वातावरण तैयार करें कि मनुष्य सुखी से रहे एवं उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हो। तो इसके बाद आता है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, यानी कि लोक कल्याणकारी में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं पॉइंट वाइज। तो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों की एक लंबी सूची उपस्थित की जा सकती है, फिर भी इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जो कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जिसमें से पहला आता है श्रम का नियमन। तो आधुनिक युग में औद्योगिकरण के फलस्वरूप राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या श्रमिकों की उपस्थिति में सुधार लाने से संबंधित है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि विभिन्न कानूनों द्वारा श्रमिकों के उचित पारिश्रमिक, पेंशन, शिक्षा, कम काम करने के समय बीमा, आयोग्य के समय सहायता आदि की व्यवस्था करें। इसके बाद आता है यातायात एवं संचार। तो यातायात एवं संचार के क्षेत्र में भी राज्य को उचित व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि नागरिक सुविधा उठाकर अपना काम करने के लिए अपने कार्यस्थल पर पहुंच सके। इसके बाद आता है शिक्षा। तो जनता के बौद्धिक विकास एवं जागरूकता के लिए शिक्षा का उचित विकास करना राज्य का ही दायित्व है। किसी भी समय समाज की पहली आवश्यकता शिक्षित जनता होती है। इसके बाद आता है नैतिक उन्नति के साधनों के विकास। तो इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य केवल नागरिकों के आर्थिक सुविधा ही प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें नागरिकों का नैतिक विकास हो सके एवं उनके चरित्र का निर्माण हो सके। इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में आता है, जो कि जन स्वास्थ्य की रक्षा एवं बीमारियों में बचाव करने की उचित व्यवस्था करना राज्य का ही कर्तव्य आता है, जो कि नागरिकों के लिए राज्य औषधालयों एवं चिकित्सालयों का उचित प्रबंध करना चाहिए और पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी राज्य को उचित प्रबंध करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कृषि, उद्योग एवं व्यापार का नियमन। तो इसमें आर्थिक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य भले ही उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों को अपने स्वामित्व में ना लें, फिर भी उनका नियंत्रण एवं नियमन करना उसका कर्तव्य हो जाता है, जिससे समाज में आर्थिक शोषण ना हो तथा राष्ट्र की आर्थिक उन्नतिशील रहें। इस संबंध में
राज्य को अनेक कानून बनाने पड़ते हैं और कार्य भी करने पड़ते हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना एवं नियमन, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि में सुधार एवं सिंचाई की व्यवस्था आदि राज्य के महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। इसके बाद आता है 7वां पॉइंट, जिसमें से समाज सुधार आता है। तो सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, छुआछूत, जाति व्यवस्था को खत्म करना आदि राज्य के कुछ समाज सुधार संबंधी महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। इसके बाद आता है असहाय व्यक्तियों की सहायता, यानी कि बेरोजगारी जो कि किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए भी कुछ सहायता नहीं मिलता है, तो उसके लिए कुछ खाने की सहायता करनी चाहिए, यानी कि यह होता है असहाय व्यक्तियों की सहायता। तो यह मानवीय दृष्टिकोण से राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज के अंदर असहाय व्यक्तियों की सहायता करें, जैसे कि वृद्धा अवस्था, बेरोजगारी, अयोग्यता एवं बीमारी की अवस्था में सहायता पहुंचाना राज्य का ही कर्तव्य होता है। इसके बाद आता है परिवार नियोजन। तो किसी भी देश में आर्थिक व्यवस्था एवं समृद्धि से जनसंख्या का महत्वपूर्ण संबंध रहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करना एवं इस संबंध में परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था करना राज्य का ही उत्तरदायित्व हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे कार्य आते हैं लोक कल्याणकारी के बारे में। इसके बाद आता है लास्ट सांस्कृतिक कार्य। तो इसमें जनता के सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य को आमोद प्रमोद की उचित व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य के ये महत्वपूर्ण 10 पॉइंट थे, जो कि इन सभी को बहुत ही लाभपूर्वक भी होते हैं इन सभी कार्यों करने के बाद, और ये ज़रूरी भी होता है अपने राज्य के लिए ऐसे काम करने के बारे में। इसके बाद आता है आलोचना के बारे में, जो कि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य के बहुत ही भारी उत्तरदायित्व है। आज लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा बड़ी ही लोकप्रिय हो गई है, फिर भी कुछ लोग इसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर करते हैं। जैसे पहला पॉइंट में आता है योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य में सभी प्रकार के लोगों को समान सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में अयोग्य एवं असहाय के प्रति विशेष सहानुभूति एवं सुविधा प्रदान की जाती है तथा योग्यों एवं अयोग्यों के बीच भेद नहीं किया जाता। इससे योग्य व्यक्तियों का उतना विकास नहीं हो पाता जितना विकास राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में हो सकता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, अपाहिजों का राज्य। तो आलोचकों का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में अपाहिजों को सरकार से काफ़ी आर्थिक सहायता प्रदान होती है। यह कारण बहुत से समर्थ एवं योग्य व्यक्ति भी अपने को किसी तरह से बेकार बना लेने का तथा अपाहिज हो जाने का स्वांग रच लेते हैं। इस तरह राज्य में अपाहिज एवं बेकार व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगती है और व्यक्ति का वास्तविक कल्याण तभी संभव है जब वह आत्मनिर्भर हो। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आलोचना है, जो कि यह सच है। जैसे आप देख सकते हो कि आजकल के समय में अनेक प्रकार से अनेकों योजना के अनुसार लोगों को फ्री में पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण बहुत लोग आजकल के समय में काम करना नहीं पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से अपाहिज
बना देते हैं राज्य के लोगों को। इसके बाद आता है उत्पादन में कमी, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य में नागरिकों को अपने प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य को बड़ी मात्रा में धन राशि आवश्यकता होती है। फलस्वरूप राज्य को संपन्न व्यक्तियों पर बड़े पैमाने पर कर लगाना पड़ता है। इसका असर यह होता है कि पूंजीपति लोग उत्पादन की ओर कम ध्यान देने लगते हैं तथा नए क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं। इस तरह उत्पादन में भारी कमी हो जाने का खतरा हो जाता है। इसके बाद अगला आता है पूंजीवादी व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा गलत, यानी कि यह समाजवादी आलोचकों का कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करना उपहास है। पूंजीवादी व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा करना एक बहुत बड़ा भुलावा एवं चाल है। इसके बाद आता है नौकरशाही का विकास, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और इन सभी कार्यों का संपादन सरकार के कर्मचारी ही करते हैं। फलस्वरूप यह शासन नौकरशाही को प्रोत्साहित करता है और नौकरशाही से संबंधित सारे दुर्गुण शासन व्यवस्था में चले आते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उपक्रम का अभाव आता है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्तियों में यह भावना घर करने लगती है कि प्रत्येक कार्य के लिए उन्हें राज्य का संरक्षण एवं सहायता प्रदान है प्राप्त है। फलस्वरूप व्यक्तियों में उपक्रम का अभाव हो जाता है, उनके काम करने की इच्छा में कमी आने लगती है तथा जनता कमज़ोर होने लगती है। इसके बाद लास्ट आलोचना आता है सर्वसत्तात्मक शासन, जो कि लोक कल्याणकारी शासन या राज्य में सरकार के बढ़ते हुए अधिकारों के फलस्वरूप सर्वसत्तात्मक शासन के हो जाने का बहुत ही खतरा हो जाता है। इसके बाद लास्ट में लिखना है क्वेश्चन के आंसर के लिखने के बाद लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है कि उपयुक्त आलोचकों के बावजूद लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रायः सभी प्रजातंत्रीय राज्यों में विराजमान है। वस्तुतः यह कहा जाए कि इन आलोचकों में सार तत्वों का पूर्ण अभाव है तो कोई अतियोक्ति ना होगी। प्रजातंत्र एवं समाजवाद को साथ साथ कायम रखने का लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा एक अनूठा आधुनिक आविष्कार है। आज विश्व के बहुत से राष्ट्र लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में प्रेरित हैं। इसने व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि सभी विचारधाराओं की खामियों से ऊपर उठकर राज्य को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जिसका कार्य अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लोक कल्याणकारी के बारे में जानने का प्रयास करें। तो ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप इस PDF को पाना चाहते हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में, और हम टेलीग्राम चैनल में इस PDF को शेयर कर देंगे।